हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है एडो फ्यूचर पे। क्लास 9 का टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे थे और वो 9 का जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा टॉपिक है? एटम मॉलिक्यूल्स। इसी एटम और मॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है आयंस के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आयंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो आयंस क्या चीज़ है। देखिए आयंस क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? चार्ज्ड फॉर्म ऑफ एटम। ये क्या है? चार्ज्ड फॉर्म ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या तो ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयंस। ये चार्ज्ड फॉर्म ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो दो टाइप का चार्ज कंसिस्ट कर सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। Positively charged ion called as cation and negatively charged ion called as anion। आप देख रहे होंगे उसके नीचे मैंने लिखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्चुअली में पॉजिटिवली चार्ज आयंस में जनरली मेटल्स ही आते हैं और निगेटिवली चार्ज आयंस में कौन आते हैं? नॉन मेटल्स। अब एक और बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मेटल्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ये बेस का पार्ट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। अब बेस का पार्ट होता है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? अब जैसे मान लो NaOH है, NaOH का बेस का पार्ट क्या हो जाएगा? Na+। देखिए पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना। और एसिडिक रेडिकल में क्या हो जाएगा? जैसे NaOH का जो OH- होगा ना, वो क्या हो जाएगा? एसिड रेडिकल है। तो ये बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, और ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल जब आपस में मिलता है ना तो कैसा कंपाउंड बनाता है? ये बनाता है आयोनिक कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? ये आयोनिक कंपाउंड एक्चुअली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं जैसे Na+ और OH-, इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कंपाउंड बना हुआ है, और ऐसे कंपाउंड से जो ऐसी फोर्स की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब देख रहे होगे ये आयंस जब एक दूसरे के साथ रहता है तो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करता है ना। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बोथ आयंस बैलेंस देयर चार्ज बाय देयर नंबर टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे NaOH क्या है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे Na+ एक पॉजिटिव चार्ज, OH- एक नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर रहा है? ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। अब देखिए नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे Na+ है, Cl- है, तो ये क्या है? एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करेगा। तो एक Na और एक Cl, तो कंपाउंड मेरा क्या बनेगा? NaCl। अगर मैं Na और O के चार्ज को बैलेंस करूँ तो कैसे करूँगा? तो देखिए, तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो क्या है? 2- चार्ज है, और सोडियम पे क्या है? 1+ चार्ज है। तो सोडियम पे जब 1+ चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको 2 सोडियम चाहिए ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? Na2O। उसी तरह से कैल्शियम और फास्फोरस को देखते हैं। अब देखिए कैल्शियम के पास कितना चार्ज है? 2+ चार्ज है। फास्फोरस के पास कितना चार्ज है? 3- चार्ज है। देन हाउ दिस 2 आयंस आर बैलेंस टुगेदर बाय देयर चार्ज? अपने चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा? तो देखिए, तो अगर फास्फोरस को हम लोग 2 ले लें तो देखिए 2 फास्फोरस जब होगा तो क्या हो जाएगा? 3- मतलब ये कितना हो गया? 6-। ये कितना हो गया? ये हो गया 6-। अब 6- को बैलेंस मेरा क्या करेगा? 6+। तो 6+ के लिए ये कितना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए ना। Ca2+, 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 ये 3 होना चाहिए ना। और ये कितना होना चाहिए? 2। तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? Ca3P2। तो यही मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे आपको कि जब बोथ आयंस बैलेंस देयर चार्ज बाय देयर नंबर, अपने नंबर से बैलेंस करते हैं और क्या करते हैं? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं, आयंस के बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि जब आयंस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखिए ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम। ये एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो उसके कंस्टिट्यूएंट के सिंगल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ H2O, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैं मान लो H2SO4 लिखता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम, सल्फर के कितने एटम? 1 एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम? 4 एटम। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखते होंगे, मैंने लिखा है कि हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं? अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होता है? अब देखो, वैलेंसी को हमने डिफाइन किया है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है भाई? देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब होता है कि एक एटम जो है ना, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की। हम सिंपल भाषा में इसको बोलें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक एटम के पास कितना हैंड है कि वो दूसरे के साथ मिक्स कर सकता है। आप देखिएगा, एनसीईआरटी के थ्रू आइएगा तो आप देखोगे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे देखो, ह्यूमन है। अब भाई, ह्यूमन के पास कितने हैंड है? तो 2 हैंड्स हैं। अगर हम लोग ऑक्टोपस को देखते हैं, ऑक्टोपस के पास कितने हैंड हैं? तो 8 हैंड है। अब ये ऑक्टोपस और ह्यूमन अगर एक दूसरे से हाथ मिलाए तो इस ऑक्टोपस से हाथ मिलाने के लिए एक ह्यूमन से तो काम नहीं चलेगा ना। ऑक्टोपस का 8 हाथ है, ह्यूमन के पास कितना हाथ है? 2 हाथ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस ऑक्टोपस से हाथ मिलाने के लिए, मान लो ये ऑक्टोपस है भाई, और इसका ये 8 हाथ है, और ह्यूमन के पास कितना हाथ है? ह्यूमन के पास है कितना हाथ? 2 हाथ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब देखो तो, यहाँ पे एक ह्यूमन आएगा और क्या करेगा? इससे एक हाथ मिलाएगा। फिर एक और ह्यूमन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, वो इससे हाथ मिलाएगा। एक और ह्यूमन यहाँ आएगा, वो इससे हाथ मिलाएगा। एक और ह्यूमन यहाँ आएगा, इससे हाथ मिलाएगा। तो ह्यूमन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई ना। तो ऐसा ही कुछ बात एटम के साथ होता है कि एक एटम में कितने स्लॉट्स अवेलेबल है दूसरे एटम से कंबाइन करने का। उसी को हम लोग एज ए वैलेंसी के रूप में देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए कितना सोडियम चाहिए? तो 2 सोडियम चाहिए ना। अगर हम इसको ऐसे कहें कि ऑक्सीजन के पास 2 हाथ है, सोडियम के पास 1 हाथ है, तो इस ऑक्सीजन से अगर हाथ मिलाने के लिए कितना सोडियम चाहिए? तो 2 सोडियम चाहिए। तो मेरा फार्मूला क्या हो जाता है? Na2। तो वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने में। ऐसे इस वैलेंसी के बारे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में और ज़्यादा अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने का रूल्स क्या है। अब देखो, रूल्स क्या है। पहला क्या बोला जाता है कि मेटेलिक आयन शुड बी रिटन फर्स्ट, देन नॉन मेटेलिक आयन। आप जहाँ भी देखोगे ना, तो आप देखोगे मेटेलिक आयन कहने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। और अभी मैंने बताया ना आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ना बेसिक रेडिकल। तो पहले आपको बेसिक रेडिकल लिखना है, तब आपको क्या लिखना है? एसिडिक रेडिकल। तब आपको एसिड रेडिकल लिखना है ना। तो बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल जब आपस में मिलता है तभी तो बनता है मॉलिक्यूल। तो पहले आपको बेसिक रेडिकल लिखना है, तब एसिडिक रेडिकल लिखना है। उसके बाद क्या करना है? वैलेंसी और चार्ज शुड बी रिटन बिलो ईच। उसके नीचे उसका वैलेंसी और चार्ज लिख देना है। जैसे अभी मान लो मैं बात कर रहा था, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे H है और O है, तो H इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी है? तो 1। इसका वैलेंसी कितना है? तो 2। अब लिखने के बाद उसको क्या कर देना है? क्रॉस ओवर वैलेंसी टू ईच। अब इसको हमको यहाँ क्रॉस कर देना है, इसको हमको यहाँ क्रॉस कर देना है। तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। ये एग्जाम्पल मैं और भी दे रहा हूँ आगे चल करके। ओके, तो इस तरह से ये रूल्स अवेलेबल है। अब देखिए, रूल्स में अब आपको और क्या बताया गया है कि फॉर पॉली एटॉमिक आयन चार्ज शुड बी बैलेंस बाई इनक्लोजिंग इन ब्रैकेट।
पॉली एटॉमिक आयन में चार्ज को हम लोग किससे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे मान लो Na है और एक पॉली एटॉमिक आयन में NO3 ले लेता हूँ। अब Na पे प्लस चार्ज और NO3 पे माइनस चार्ज, तो यहाँ तो बहुत आसान है, हम सिंपल वे में इसको क्या कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, NaNO3 मिलेगा। ये सिंपल बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Ca और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PO4 3-। अब देखो Ca का चार्ज जो है ना वो 2+ है। अब इसका वैलेंसी 2+ है। चार्ज 2+ कहने का मतलब वैलेंसी 2+ है। इसके वैलेंसी को यहाँ लिखेंगे और PO4 की वैलेंसी 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसके वैलेंसी को इसके नीचे, इसके वैलेंसी को इसके नीचे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये ब्रैकेट है ना, इसको इस पॉली एटॉमिक आयन है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Ca3PO4 का होल 2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। मैंने आगे कुछ एग्जांपल दिया है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी, देखो दोनों चार्ज बैलेंस भी कर रहा है एक दूसरे को, तो इसके वैलेंसी को इसके नीचे, इसके वैलेंसी को इसके नीचे, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। अब देखिए इसका चार्ज क्या है 1+, इसका चार्ज है 2-, तो क्या होगा, इस 2- के लिए इसको, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने अभी बताया कि इसके पास 2 हाथ, इसके पास 1 हाथ, तो इसके 2 हाथ को मिलाने के लिए ये 2 आदमी होना चाहिए ना, क्योंकि ये इसके पास तो 1 ही हाथ है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम लोग सिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, इस तरह से। तो फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, क्या हो जाएगा, Al2O3। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Ca2O2। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का बैलेंस चार्ज करेंगे ना, तो चार्ज बैलेंस होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। MgCl है तो देखिए Cl का वैलेंसी इसके नीचे और Mg का इसके नीचे, और मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। उसी तरह से आप देखिए Na के साथ मैं अगर अलग अलग कंपाउंड बनाऊं तो क्या बनेगा, देखिए Na का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, NaH। Na का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। देख रहे हो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। यहाँ पे देखिए Na की वैलेंसी 1, सल्फाइड जो है उसकी वैलेंसी 2 है, तो क्या हो जाएगा, Na2S होगा ना। उसी तरह से NaOH, उसी तरह से क्या हो जाएगा, NaNO3, उसी तरह से क्या हो जाएगा, Na2CO3, उसी तरह से क्या हो जाएगा, Na2SO4, यहाँ क्या हो जाएगा, Na और 3 और PO4। इस तरह से कंपाउंड मेरा बन रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे ये दोनों पॉली एटॉमिक आयन हमने ले लिया है, तो पॉली एटॉमिक आयन ले लिया तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 और इसकी वैलेंसी क्या है, 2, तो इसको हम लोग इसके नीचे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 का होल 2SO4, मतलब ये क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बनता है। हमारा जो कंपाउंड का जो बनने का फॉर्मेशन होता है ना, वो इस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब देखिए मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है, देखिए क्या कहता है, इट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। आपको याद होगा कि मोलर मास जो है उसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि जैसे एटॉमिक मास के बारे में आपको बताए थे ना कि वो रिलेटिव मास होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो 1/12 मास ऑफ C12 एटम के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी वही बात है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो रिलेटिव मास ही होता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम के रिस्पेक्ट में। अब इस मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो H2O है, जैसे मान लो CH3OH है, जैसे मान लो NH3 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो हम क्या करेंगे 2 × 1 और प्लस क्या 16, तो इसका मास क्या हो जाएगा 2 + 16 मतलब 18U। इसका यूनिट क्या होता है U, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर हम लोग CH3OH का मिथाइल अल्कोहल का देखते हैं तो कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 × 1, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 और उसमें हाइड्रोजन फिर 1, तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा देखिए, तो 12 + 3 + 16
प्लस 1 होगा ना, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 613, 6 1 3, 6 1 7, 3 10 और 2 12 का 2, बाकी बचा 1, तो 2 2 4, मतलब कितना हो जाएगा 42। अगर हम लोग NH3 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये कितना, ये 32 हो जाएगा, एक्चुअली में 32 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अमोनिया का देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 17U। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। देखो ये क्या है, इट इज़ द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये रिलेटिव मास है, उसी का सम है। जनरली ये क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म करने का मतलब जनरली इक्विवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में अगर हम लोग देखें हैं तो आयनिक कंपाउंड में इसको हम लोग एज ए फार्मूला यूनिट मास कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे मान लो आपको मैं दे दूँ Na2O, NaCl, CaO, मान लीजिए Ca3PO4 का होल 2 दे देते हैं, NH4 का होल 2 SO4 दे देते हैं। ये सारे लोगों का मास निकालते हैं हम लोग। देखिए Na2, अब Na का मास होता है 23, तो हम कहेंगे 2 इंटू 23 प्लस 16, तो 46 प्लस 16। अब 46 प्लस 16 क्या होगा, 6 6 6 12 का 2, बाकी बचा 1, 4 1 5 1 6, मतलब क्या 62 ग्राम कह सकते हैं या यू कह सकते हैं। NaCl का अगर हम लोग देखें तो Na का क्या होता है 23 प्लस 35.5, मतलब कितना हो जाएगा 0.5 तो होगा ही होगा, और प्लस क्या हो जाएगा 538 और 58.5 ग्राम या 58.5 यू। CaO का देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40 और इसका होता है 16, मतलब कितना हो जाएगा 56। उसी तरह से इसका देखिए क्या निकलेगा, तो Ca3 है तो 3 इंटू 40 और PO4 का 2 है। देखिए सबसे पहले इधर 2 कर लेंगे हम लोग। और फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस का होता है 31 होता है लगभग। और ऑक्सीजन का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख लेंगे 4 इंटू 16, कुछ इस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस ये 2 रहने देंगे, और ये मेरा कितना हो गया, तो देखिए 31 प्लस 64। अब 31 प्लस 64 तो इसको क्या लिखेंगे 120 प्लस 2, और इधर हो जाएगा मेरा देखिए 5 और 6 3 9 95, मतलब 120 प्लस 0 9 2 18 1 19, मतलब कितना हो गया 0 9 2 11 का 1, बाकी बचा 1 और 1 1 2 1 330 यू हो जाएगा। उसी तरह से आपको ये खुद निकालना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, आपको ये खुद निकालना है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक समाप्त हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास। साथ में मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, तो वैलेंसी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आयंस मैंने आपको बताया, और इसके बाद हमने आपको बताया कि हाउ वी कैन राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट।